हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने कल की क्लास को देखा होगा। ये जो क्लास है सीडीपी पैडागोजी की है। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिल रही है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं, जो आपका एग्ज़ाम 2025 में जो है नेक्स्ट सीटेट होने वाला है, उसकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। 3 बजे और 5 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप सीक्वेंस में जब है जो क्लासेस देखेंगे तभी जाके आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपको वहीं पर पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है इंक्लूसिव जो है एजुकेशन से जो है ये क्वेश्चन है। इंक्लूसिव जो है एजुकेशन क्या होता है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि हर प्रकार के बच्चे को आप इंक्लूड कर रहे हो। कैसा भी बच्चा हो, उसको देखने में समस्या है, उसको चलने में प्रॉब्लम है, बच्चा कम समझ पाता है, किसी भी प्रकार की उसको डिसेबिलिटी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, कैसा भी बच्चा है, अगर आपके विद्यालय आया है तो आप उसको इंक्लूड करोगे। और साथ ही उसके जैसा भी बैकग्राउंड रहा है आप उसको जो है सम्मान देते हुए बच्चे की लर्निंग करवाओगे। तो समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या। तो देखिए, मानकीकृत पाठ्यचर्या जो होता है ये निगेटिव वर्ड हो जाता है और ये इंक्लूसिव एजुकेशन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है। रीज़न ये है कि क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे 30 प्रकार के हैं, तो उनकी लर्निंग भी जो है अलग अलग प्रकार की होगी। सबका इंटरेस्ट अलग होगा, किसी को मैथ में इंटरेस्ट होगा तो किसी को साइंस में होगा। अब ऐसे में हर बच्चे के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा ये भी आपका नहीं होगा। जो जेंडर स्टेरियोटाइप हो गया या फिर जो समाज में स्टेरियोटाइप बना हुआ है, इसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि लड़कियां जो हैं वो बाहर का काम नहीं कर सकती या फिर लड़के जो हैं वो खाना नहीं बना सकते, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। आगम में जो है इमारती ढांचा, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर होगा विविधता को जो है स्वीकृत, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंस बने हुए हैं समाज में, इसको आप जो है सम्मान दे रहे हो, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जो विभिन्नता है आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो। राइट आंसर 4 ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है आदर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला है, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। ठीक है, रीजन दिया गया कि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। यानी कि पाठ्यचर्या की जो अभिकल्पना है, इसको क्या है, औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि औसत जो विद्यार्थी होते हैं आप उनको ध्यान में रखकर कर रहे हो। ठीक है, तो ये गलत होगा, क्योंकि हर प्रकार का बच्चा है, सबकी जो ज़रूरतें हैं आप उसको इंक्लूड करेंगे। तो पहला तो यहाँ पर सही है, क्योंकि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को आप संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना भी पड़ेगा। यानी सबसे पहले आप बच्चों को अगर जब संबोधित करना चाहते हो, तो पहले आप जानने की कोशिश करोगे कि एटलीस्ट बच्चा किस बैकग्राउंड का है, कैसा उसका जो है, बच्चा किस इन्वायरमेंट में रहा है, किस वजह से जो है उसको समझ में नहीं आ रहा, क्या रीज़न रहा है। तो आप रीज़न जानने की कोशिश करोगे। तो पहला तो सही है, बट आर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना आप औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर कर रहे हो। यानी कि जो बच्चे जो औसत विद्यार्थी हैं, यानी जिनको कम समझ में आ रहा है, आप उनको ध्यान में रखकर अगर कर रहे हो, तो बाकी बच्चे भी तो हैं, सबको आप ध्यान में रखकर करोगे। पार्टिकुलर किसी एक बच्चे को या फिर एक पर्सन को नहीं कर सकते। राइट आंसर जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, डिसलेक्सिया से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, पठन वैफल्य किस प्रकार की विकलांगता है, यानी पढ़ने संबंधी जो विकार होता है बच्चे में,
वो यहाँ पर आपको बताना है। तो पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया जिसको हम बोलते हैं, तो इसमें पढ़ने संबंधी विकार होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में पढ़ने संबंधी विकार नहीं दिया है, तो आप जो है यानी पढ़ने संबंधी विकार के साथ-साथ लेखन भी संबंधी उसी में ऐड है, तो आप उसी के साथ जाएँगे। यहाँ पर जो है पहला है अधिगम विशिष्ट या फिर संवेदी, तो संवेदी यहाँ पर नहीं होगा। व्यवहार भी आपका नहीं होगा, गत्यात्मक भी नहीं होगा यानी मोटर भी नहीं होगा। अधिगम विशिष्ट यानी लर्निंग से संबंधित है, क्योंकि पठन वैफल्य का मतलब है पढ़ना। अब पढ़ने संबंधी जो विकार होगा वो अधिगम से ही रिलेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखिए सीटेट में क्या होता है, कभी कभी आपको यानी कभी क्या आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट माइंड नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन को आप हल नहीं कर सकते। रीजन ये है कि पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने संबंधी विकार। बच्चा 9 को 6 पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा। तो ये जो पढ़ने संबंधी विकार है ये कहाँ से है, ये इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ना सही पर इनडायरेक्ट लर्निंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ने संबंधी तो विकार ऑप्शन में था नहीं। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओगे तो संवेदी तो हो नहीं सकता, व्यवहार भी नहीं हो सकता है, गत्यात्मक भी नहीं होगा, अधिगम विशिष्ट हो सकता है क्योंकि पढ़ना भी लर्निंग से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड भी आपको लगाना होगा, और ये कहाँ से डेवलप होगा, आप जब प्रीवियस के क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर आप अपना दिमाग लगाओगे, धीरे धीरे जो है आप क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए कहते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है, ये यहाँ पर बताना है 19 का। तो स्वालीनता विकार का कौन सा जो है विशिष्ट लक्षण है, पहला है बाधित संप्रेषण, या फिर दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, या फिर उच्च स्तरीय शब्द भंडार होता है, या फिर परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो यहाँ पर बात हुई विशिष्ट जो है लक्षण यानी स्वालीनता विकार जिस बच्चे में होगा, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि इस बच्चे में स्वालीनता विकार है, बाधित संप्रेषण होगा। क्योंकि बच्चा जो होता है वो ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है, वो अकेले रहना पसंद करता है, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट वो नहीं होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी उसके इन्वायरमेंट में चेंजमेंट हुआ या फिर उसके रूम में थोड़ा सा भी चेंजमेंट हुआ, बच्चा डिस्टर्ब होने लगता है। राइट आंसर जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा, वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, बच्चा अपने आप में ही सीमित रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, वो अपने आप में ही सीमित रहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। यानी एक क्लासरूम है और उसमें विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे यानी इंडिविजुअल डिफरेंस बनी हुई है, साथ ही सबकी जो नीड है वो अलग अलग है। किसी को साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को डांसर बनना है, ठीक है, किसी को टीचर बनना है, तो हर प्रकार का बच्चा है। तो विभिन्न आवश्यकताओं वाली क्लासरूम जो है उसमें एज अ टीचर के रूप में आप उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा करेंगे। तो पहला है श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, या फिर मानकीकृत निर्देश देकर, या फिर केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या फिर विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो यहाँ पर बात हुई है कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को कैसे जो है पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए 20 है क्वेश्चन आपका, तो श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर होगा या फिर मानकीकृत निर्देश देकर। तो मानकीकृत नहीं होगा क्योंकि विभिन्नता बनी हुई है क्लास में, केवल सामान्य विद्यार्थियों को संबोधित करके ये भी नहीं होगा, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की जो है उपेक्षा करके, या फिर श्रेणीबद्ध जो है कठिनाई के कार्य देकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका आंसर की में फर्स्ट गिवन है, बाकी जो है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। अब यहाँ पर बात हुई है श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, तो ये क्या वर्ड थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर गिवन है, तो हमको फर्स्ट के ही साथ जाना पड़ेगा। क्योंकि पैडागोजी में क्या होता है
सीटेट ने जिस भी आंसर को वेरीफाई किया हुआ है वही फाइनल माना जाएगा। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो यही क्वेश्चन सीटेट जो है वेरीफाई करेगा। और इस बार बहुत ऐसा हुआ है, आपने देखा है पेडागोजी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहे हैं जिसके आंसर गलत रहे हैं और उसके बावजूद सीटेट ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी क्वेश्चन चैलेंज किए गए और उसके बावजूद एक्सेप्ट नहीं हुए। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 में पूछा है, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी अधिगम तब जो है अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश डैश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी लर्निंग आपकी तब ज़्यादा बेहतर होगी, मीनिंगफुल बनेगी जब विषय वस्तु को आप संदर्भ से हटाकर प्रयोग करेंगे, या फिर आप प्रासंगिक होगा, या फिर बहुत ही अमूर्त होगा, या फिर संयोजित होगा। 21 का राइट आंसर होगा आपका फोर्थ, क्योंकि संयोजित होगा तभी जाके आप जो है उसकी जो आप लर्निंग कर रहे हो तभी जाके वो मीनिंगफुल हो पाएगी। संदर्भ से हटा दोगे तो वो मीनिंगफुल नहीं होगी। आप प्रासंगिक है यानी जिसका कोई मतलब ही नहीं है, क्लास हिंदी की चल रही है बट आप एग्जाम्पल जो है इंग्लिश के दे रहे हो या फिर साइंस के दे रहे हो, तो आसान मतलब अप्रासंगिक है जिसका कोई मतलब नहीं, बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। बहुत ही अमूर्त है यानी बच्चे सिर्फ कल्पनाएं करते रह जाएंगे, तो बच्चे सिर्फ कल्पनाएं करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ आपको मूर्त चीज़ें भी दिखानी होंगी, जैसे ब्लैक बोर्ड पर आपने कोई चित्र बना दिया, कोई पिक्चर दिखा दी, तो उसमें जो है बच्चों को समझने में आसानी हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका मच बेटर है। 22 पे चलते हैं। 22 है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। यानी कि अंतरिक्ष की अवधारणा जब टीचर समझा रहा था बच्चों को, तो समझाने के दौरान टीचर ने महसूस किया कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अध्यापक इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यानी एज अ टीचर के रूप में आप क्या करेंगे जब आपको पता चला कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। पहला है, सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए। यानी जो बच्चों में कन्फ्यूजन है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे बल्कि इग्नोर कर दोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को सही जो है जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश दे देना चाहिए कि बच्चों से आप कह दोगे कि इनको रट लो, तो रटवाना बिल्कुल भी नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। यानी आप बच्चों को नकारात्मक पुनर्बलन दोगे कि तुम तो नकारे हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा आपको नहीं कहना है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है कि इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों में जो है विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए कि बच्चे आखिर क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हुई है, और अगर कन्फ्यूजन है तो किस वजह से है। ठीक है, आप उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, फिर कन्फ्यूजन बच्चों की दूर करेंगे, यानी जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। देखिए, पेडागोजी में होता है यही, सीटेट में भी मतलब सीटेट में अगर देखा जाए तो यही होता है, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है और वही आपको एक नंबर दे रहा होता है। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको थोड़ा बहुत तो यूज करना ही पड़ेगा और ये प्रीवियस के क्वेश्चन से डेवलप हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन 23। 23 में कहा है कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है, विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप तत्पर होगे, आप एक्साइटेड होगे, तो कोई ना कोई मतलब कुछ भी हो आप आराम से सीख लोगे। ठीक है, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ये भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का कल्चर भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की लैंग्वेज क्या रही है, बच्चा किस कल्चर से आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों द्वारा जो है चयनित अधिगम शैली ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो अधिगम शैली, यानी बच्चा मैथ में उसको इंटरेस्ट है, या फिर वो डॉक्टर बनना चाह रहा है, या फिर वो डांसर बनना चाह रहा है, उसकी क्या एक्टिव मतलब किस में उसको इंटरेस्ट है, ये भी मैटर करता है। आप इसको भी इंक्लूड करोगे तभी जाके लर्निंग जो है वो बेहतर हो पाएगी। यानी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। इसमें जो है थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में भी बताया है कि सीखने के लिए जब बच्चा तत्पर होता है तो वो बेहतर सीख रहा होता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा है, रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह डैश डैश को बढ़ावा देना चाहता है। तो पहला है वैज्ञानिक तर्क जो है, या फिर तार्किक चिंतन होगा, या फिर कंठस्थीकरण, या फिर अनुकरण। तो बात यहाँ पर हुई है अन्वेषण, प्रयोग और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान देना चाह रहे हैं। तो कंठस्थीकरण तो आपका होगा नहीं, क्योंकि रटवाना है नहीं। अनुकरण, बच्चा सीधे टीचर को कॉपी करता जा रहा है, तो इसमें बच्चा अपना कुछ नहीं सीख रहा है और अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वैज्ञानिक तर्क आपका सही है और तार्किक चिंतन ये भी आपका सही है, क्योंकि बच्चा जब तर्क वितर्क करेगा तो वो बेहतर सीखेगा, वो हर एक पॉइंट को समझेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। केवल जो है ए और बी, यानी यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि जो है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? ठीक है, तो पहला है व्याख्यान, या फिर पूछताछ, या फिर चर्चाएं, या फिर खोज या अन्वेषण। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, बात हुई है भूमिका को कम महत्व देती है, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो नॉर्मल सी बात है, जब लेक्चर यानी व्याख्यान में क्या होता है, टीचर एक्टिव नहीं होता है, जो यानी टीचर एक्टिव होता है बट बच्चा एक्टिव नहीं होता है। रीज़न ये है कि टीचर तो अपना लेक्चर देता जा रहा है, पर बच्चा आराम से जो है सुन रहा है, वो इसमें एक्टिव नहीं होता है। तो यही जो है, यानी व्याख्यान का ही जो है, व्याख्यान विधि का अगर प्रयोग किया जाएगा तो जो लर्निंग है विद्यार्थियों में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगी। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। व्याख्यान जो होता है ये ऊंची क्लासों में, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह हो गया आपका, तो उसमें जो है बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, लेकिन छोटी क्लासों में यानी 1 2 3 या 5th तक या 12th तक ये बेस्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, पूछताछ आपका बेस्ट है, क्योंकि आप बच्चों से जब पूछताछ करोगे तो बेहतर सीखेंगे। चर्चाएं हो रही है क्लासरूम में, तो बच्चा भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, अपनी भी एक समझ रखेगा। खोज अन्वेषण भी आपका बेहतर होता है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव होता है, कुछ बच्चा खोज कर रहा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पे। अगला है क्वेश्चन 26। आंतरिक जो है अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी जो है आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन, और आपका होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो ये जो है यहाँ पर बात कह रहा है कि आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो आपको अंदर से खुशी दे रहा होता है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप वो काम कर रहे हो, उसका रीज़न आपको बाहर नहीं मिलेगा। यानी किसी को आपको ना तो इम्प्रेस करना है, ना इसलिए करना है कि आपको जो है कोई पैसे दे देगा या फिर जो है आपका प्रमोशन हो जाएगा, यानी जिसका रीज़न बाहर ना हो, आप जिसका रीज़न आपके अंदर हो, यानी आपको डांस करना पसंद है, अब इसलिए आप डांस कर रहे हो। लेकिन अब आप इसलिए डांस करना स्टार्ट कर दो कि मुझे पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रीज़न आपका बाहर का हो जाएगा कि आप पैसों के लिए ये कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको पसंद है इसलिए आप डांस करते हो, तो ये क्या है, आंतरिक मोटिवेशन हो जाएगा, यानी इंटरनल मोटिवेशन होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से जो है अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल भी बाह्य अभिप्रेरणा जो है इन यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका बेस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए तो बेहतर होता है, पर लॉन्ग टाइम ये नहीं चलता है। रीज़न ये है, मान के चलिए एक बच्चा है, आप उसको एक चॉकलेट दे रहे हो तो वो ABCD सुना रहा है, आप उसको एक चॉकलेट दे रहे हो, ABCD सुना रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप चॉकलेट दोगे बट बच्चे को एक चॉकलेट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, यानी उसकी नीड बढ़ेगी, वो 2 चॉकलेट चाहेगा, फिर 3 चॉकलेट चाहेगा।
तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है लॉन्ग टाइम नहीं चलता, लेकिन हाँ, लर्निंग के दौरान बीच में पुश करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका बेहतर हो सकता है। जैसे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फिर बच्चा बोरिंग महसूस कर रहा है, तो आप उससे कह देते हो कि हाँ, ये कंप्लीट कर लो तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी, या फिर ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो आपको बाइक मिल जाएगी। तो इसमें बच्चा जो होता है वो एक्साइटेड होगा कि यस, अगर हम ये कर लेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये पुश करने के लिए तो सही है, बट लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। पर इंटरनल मोटिवेशन जो होता है ये लॉन्ग टाइम चलता है। आपको कोई काम करना पसंद है, आप इसलिए कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा। अब उसके लिए कोई पैसे दे रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो आप वैसे भी वो काम कर रहे हो। तो फर्स्ट तो सही है, बट यहाँ पर आर जो है वो गलत होगा, यानी ए सही है, आर यहाँ पर गलत है। राइट आंसर पहला नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। 24 पे चलते हैं। 24 है, सॉरी 27 है। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके जो है बहिष्करण की आवश्यकता है, यानी प्रभावशाली समस्या समाधान है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पर बात हुई है, तो किसको जो है आप बहिष्करण करेंगे? कार्यात्मक स्थिरता, या फिर अपसारी चिंतन, या फिर केंद्रित ध्यान, या फिर जो है सादृश्य मूलक चिंतन। तो देखिए, जो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें आप कार्यात्मक स्थिरता को जो है बहिष्करण करेंगे, यानी निकारेंगे। क्यों? रीजन ये है कि जब प्रॉब्लम एक जैसी नहीं है तो प्रॉब्लम का सलूशन भी एक जैसा नहीं होगा। अब सभी प्रॉब्लम के लिए आप एक ही तो सलूशन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम अलग अलग होती है, और जब प्रॉब्लम अलग अलग है तो प्रॉब्लम का सलूशन भी जो है वो अलग अलग होगा। पर सभी के लिए आप एक जैसा रूल तो फॉलो नहीं कर सकते। अपसारी चिंतन आपका सही है, क्योंकि अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि हर पर्सपेक्टिव को आप समझते हो, आप में ओपन एंडेड क्वेश्चन आएंगे, आप जो है तर्क वितर्क कर पाओगे। तो ये इससे तो मतलब बेहतर है कि आप प्रॉब्लम को समझोगे, ठीक है, जानने की कोशिश करोगे कि आखिर इसका रीज़न क्या आ रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी हर पक्ष के बारे में आप समझ रहे हो, तो ये बेहतर है। केंद्रित ध्यान, यानी आप प्रॉब्लम को समझोगे, केंद्र मतलब इसका रीज़न जानोगे कि आखिर किस वजह से ये हुआ है। सादृश्य मूलक चिंतन, ये भी सही है, क्योंकि अगर आपके लाइफ में पहले ऐसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उससे कुछ अनुभव लिए होगे, उसको थोड़ा सा अप्लाई करके आप नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप सभी की प्रॉब्लम के लिए एक ही जैसा रूल फॉलो करते जा रहे हो, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी सभी का जो है सोल्यूशन एक नहीं होगा। जब प्रॉब्लम एक जैसी नहीं है तो प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन भी एक जैसा नहीं होगा। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसी को हमको हटाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 पे। 28 में पूछा है, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को बताता है, यानी एक बच्चा है वो सफल नहीं हुआ, तो वो जो है अपनी योग्यता की कमी को जो है रीज़न बता रहा है कि मतलब मुझ में मेरी योग्यता में ही कमी रही, या फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इस वजह से मैं फेल हो गया। वह योग्यता को स्थायी जो है मानता है, यानी वो मानता है कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता है, और जो है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती, यानी उसको ये लगता है कि ये जो योग्यता है वो फिक्स है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उसके बावजूद इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम असहायता है, या फिर मस्तिष्क जो है सुदृढ़ता है, या फिर उच्च स्तरीय स्व असीमता है, या फिर संबंधता का भाव है। तो ये जो जन्म देगा वो देगा अधिगम असहायता का, यानी कि बच्चा पहले से उसका एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो योग्यता होती है, जो इजिबिलिटी है, वो उसमें चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। आप चाहे 1 घंटे पढ़ते हो तो चाहे आप 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट करो, टाइम दो, अच्छे से समझ के पढ़ो, कुछ भी करो, बट उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसी मानसिकता बनी हुई है तो अधिगम में असहायता यानी लर्निंग में हेल्प नहीं मिलेगी। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 29। 29 में पूछा है, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो, तो पहला है, विद्यार्थियों में जो है सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, यानी विद्यार्थियों में आप जो है चिंता पैदा करेंगे कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है।
उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करेंगे, बिल्कुल सही बात है। बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है, वो आपको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज होता है, इससे आप बच्चे के बारे में समझ पा रहे होते हो कि बच्चे की तर्क करने की क्षमता कैसी है, याद करने की क्षमता कैसी है, बच्चा को मतलब बच्चे को कहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है, बच्चा जो है प्रीवियस नॉलेज में कितना उसको याद है। तो ये प्रीवियस जो नॉलेज होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको बच्चे को समझने में, ठीक है। और साथ ही जो स्कीमा है, ये भी आपका बेस्ट है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, तो वो हमारे स्कीमा में फीड हो रहा होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें बताया है कि यानी घोषणात्मक ज्ञान के बारे में जो है पूछा गया है। तो पहला है, किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। तो जी नहीं, कोई घटना अगर घटित हुई है तो उसके बारे में डिटेल में बता रहा होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना जो है। यानी घोषणात्मक ज्ञान का क्या मतलब होता है कि क्या और कैसे क्यों, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है कि अगर कोई घटना घटी तो कैसे घटी, कौन कौन था, कैसे क्या सिचुएशन रही, उसके बारे में आपको जो है इससे नॉलेज मिल रहा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा। कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जो है 15 क्वेश्चन, यानी क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 15 कंप्लीट किए थे, आज भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो 15 ऑफ आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे ये होगा एनालिसिस हो जाएगा आपका, आपको ये समझ में आएगा कि 15 क्वेश्चन में से हमने कितने अटेंड किए हैं और कितने आंसर सही हुए, कितनी प्रिपरेशन मेरी बेहतर हो रही है, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिलती हैं डेली, तो आप डेली इसको ज्वाइन करें। कंटेंट की क्लासेस जो है बहुत जल्द कंटिन्यू हो जाएंगी। पहले हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो उनको भी एटलीस्ट समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसी लैंग्वेज सीटेट में पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंटेंट करेंगे। बाकी 5 बजे जो है आपको एनसीईआरटी की क्लासेस मिलना स्टार्ट हुई हैं, जिसमें हम लोग कंटेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।